नमस्कार छात्रों एंड छात्राओं, हम 12वीं कक्षा की इकोनॉमिक्स की मॉडल टेस्ट पेपर करा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो उसमें मैं कोड नंबर 3611 का एक किया था, आज 3611B कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आर्थिक समस्या की उत्पत्ति के लिए साधनों की दुर्बलता के तरीके होते हैं। और ओरिजिन ऑफ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इन्वॉल्व द बिसाइड द सेक्रेसी ऑफ द सोर्स। तो क्या होता है, इसमें दो उपयोग होते हैं, 3 उपयोग होते हैं, वैकल्पिक उपयोग होते हैं, कोई नहीं, वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो आपका सही उत्तर ठीक है। इसके बाद तीसरे अगले प्रश्न पर चलते हैं, किन वस्तुओं की मांग पर नियम लागू होता है। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? गिफन वस्तुओं पर, सामान्य वस्तुओं पर, प्रतिष्ठा सूचक होता है, स्थापन वस्तुओं पर। मेरे हिसाब से सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ उत्तर इन्होंने सही दिया है, जो मेरे हिसाब से गलत है। मेरे हिसाब से ब है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। सम विच्छेद बिंदु पर फर्म की लाभ हानि होती है। सम विच्छेद बिंदु पर शून्य होती हैं, ना लाभ होता ना हानि, इसलिए आपका ए उत्तर है। अगला प्रश्न, एकाधिकार के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का क्या रूप होता है? मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है, बेलोचदार होता है, कम लोचदार, अधिक लोचदार होता है। कम लोचदार होता है जब एक अधिकार में होता है, क्योंकि लोच ज़्यादा नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारा सही उत्तर है। निवेश बराबर सकल निवेश जमा मूल्य ह्रास, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जमा द डिप्रिसिएशन। ब है आपका सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। सकल निवेश गुणा में मूल्य ह्रास, इन्वेस्टमेंट गुणा में मल्टीप्लाई डिप्रिसिएशन। और सकल निवेश डिवाइडेड मूल्य ह्रास, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड द डिप्रिसिएशन। ये दोनों तो गलत है ही हैं। ये वाला पहले वाला में भी सकल में से घटता है मूल्य ह्रास, तब नेट बनता है। शुद्ध के लिए हमें मूल्य ह्रास, डिप्रिसिएशन घटाना होता है सकल में से। तो हमारा ब उत्तर ठीक है, बाकी गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय को मापने आय विधि है, व्यय विधि है, उत्पाद विधि है, निर्यात व्यय? ये कोई विधि नहीं होती, इसलिए हमारा उत्तर इसने नहीं में पूछा था। आगे, अधिमांग की निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अधिमांग में मांग अधिक होती है सप्लाई से, तो अधिमांग में ही पहला उत्तर ये ठीक है। दूसरा गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका ए उत्तर सही है। इसके बाद हम अगले पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका, प्रगतिशील कर का उद्देश्य क्या होता है? त्याग का समान बंटवारा, कर में वृद्धि, हानि पर उपभोग और प्रतिबंध, इनमें से कोई नहीं। त्याग का समान बंटवारा, कि सबको बराबर त्याग है, इसलिए प्रगतिशील लगाए जाते हैं। तो हमारा ए ठीक है। इसके बाद गलत और सही बताने आपने। सीमित साधनों को धन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। सीमित साधन है तभी उसको धन बोलते हैं, जरूरत है उसकी। सक्रेस मीन्स आर द कॉल्ड द वेल्थ। जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो मांग का गुणक शून्य होता है। कोएफिशिएंट ऑफ द इलास्टिसिटी इज 0 व्हेन डिमांड इज परफेक्ट इलास्टिसिटी। बिल्कुल गलत है जी, ये आपका सही नहीं है। जब मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो गुणांक शून्य नहीं होता, पूर्णतः बेलोचदार होती है तब शून्य होता है। अल्पकाल में उत्पादक को हानि नहीं हो सकती, बिल्कुल गलत हो सकती है अल्पकाल में, दीर्घकाल में नहीं हो सकती। पूर्णतः प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत विक्रय लागतें पाई जाती हैं, बिल्कुल गलत है। ये एकाधिकार प्रतियोगिता के अंदर पाई जाती हैं, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कोई विक्रय लागतें नहीं होती। सेवाएं प्रकृति से भौतिक होती हैं, बिल्कुल गलत है। सेवाएं प्रकृति भौतिक नहीं होती। इसका राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल किया जाता है, ये ठीक है। आपका राष्ट्रीय ऋण है उसमें पर ब्याज व्यक्तिगत आय में शामिल होता है। न्यूनतम मांग की स्थिति में सरकार को घाटे की बजट नीति नहीं अपनानी चाहिए। नहीं अपनानी चाहिए, इसका मतलब गलत है। अपनानी चाहिए तो ठीक था, यदि नहीं है फिर तो ठीक है, या नहीं दे दिया इसलिए गलत हो गया। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, बिल्कुल ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल ठीक है आपका। ये उत्पादन संभावना वक्र आपका दर्शाता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। इसी कारण से जब साधनों का एक उपयोग हटाकर दूसरे में उपयोग में लाया जाता है तो सीमांत अवसर लागत की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका, मांग के नियम के अपवाद बताइए। मांग के नियम अनिवार्य वस्तुएं, जीवन की अनिवार्य वस्तुएं, गेहूँ, चावल, दाल, घी, आटा, नमक, तेल आदि साबुनों का आदि को यह नियम होता है। आटे की कीमत चाहे अधिक हो या कम, फिर भी उपभोक्ता को उसकी मांग पहले जितनी करनी पड़ेगी, अर्थात बेलोचदार होती है जरूरी वस्तुओं की मांग की कीमतें, इसलिए अपवाद है ये मांग के नियम का अनिवार्य वस्तुओं पर। अगला आपका है, वस्तुओं की दुर्लभता का डर।
बेनहम के अनुसार जब किसी वस्तु की आने वाले समय में किसी आपातकालीन युद्ध स्थिति या काल आदि के कारण कमी हो जाने का डर हो तो वर्तमान में कीमत बढ़ने पर भी उसकी मांग बढ़ती है। जैसे भारत में मिट्टी का तेल, डीजल, सीमेंट, रासायनिक खाद आदि की वस्तुओं में तुरंत का डर प्रत्येक समय बना रहता है, इसलिए इनकी कीमतें बढ़ जाए तो भी इनकी मांग बढ़ जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता और सीमांत आय वक्र किस प्रकार के होते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता में दोनों एक ही होते हैं, AR और MR दोनों एक ही होते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया आपका OX पर बिक्री कर, OY पर आगम दिखाया, आपके आय दिखाई है। तो PP है वो AR भी है और MR भी है, ये आपका है। इसी तरह होती हैं दोनों, जिसको हम कीमत भी कह सकते हैं AR और MR को। पूर्ति की लॉज का क्या अर्थ है? गिव द मीनिंग ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई। पूर्ति की लॉज कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उसके परिणाम स्वरूप पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। जैसे कि इसका सूत्र है E इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, पूर्ति की मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे में कीमत में प्रतिशत की परिवर्तन की मात्रा, ये यहाँ इसमें शामिल होता है। कीमत विभेद क्या होता है? कीमत विभेद वह स्थिति है जिसमें एक विक्रेता अलग अलग ग्राहकों या अलग अलग बाजारों में एक ही वस्तु की अलग अलग भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करता है। निवेश की परिभाषा दीजिए। केंद्र शास्त्र में निवेश से विपरीत वास्तविक निवेश है जिसमें आय और रोजगार में वृद्धि होती है। केन्स ने निवेश के अंतर्गत केवल नए निवेश शामिल किए हैं, जो कि नए भवनों, कारखानों का निर्माण, यातायात की सुविधा, कोप विस्तार, पुल, बांध अथवा नहरों का निर्माण, वस्तुओं के भंडार में वृद्धि के आदि के रूप में हो सकते हैं। उनके अनुसार वित्तीय लेन देन जैसे शेयर, बांड, साख, यात्रा, विक्रय का क्रय विक्रय आदि का निवेश अंतर्गत नहीं आते। व्यापार शेष क्या है? डेफिनेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड। विभिन्न देश एक दूसरे का व्यापार करते हैं। प्रत्येक देश अन्य देशों में कुछ वस्तुओं का आयात करता है और कुछ वस्तुओं को अन्य वस्तुओं निर्यात करता है। किसी भी देश के कुल आयात और निर्यात के मूल्य में जितना अंतर हो जाता है उसे उस देश का व्यापार शेष कहते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। प्रोफेसर बैम के अनुसार यदि किसी देश बेनहम के अनुसार है किसी भी देश का व्यापार संतुलन एक दिए हुए समय में उसके आयात और निर्यात के मूल्यों का संबंध है। प्रश्न नंबर 9, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आंतरिक व बाहरी वस्तु मंत्र समझाइए। आंतरिक वस्तुएं वे वस्तुएं जो एक फर्म को अपने निजी प्रयत्नों के फलस्वरूप बना किसी दूसरी फर्म की सहायता लिए प्राप्त होती है। ये वस्तुएं एक फर्म के अपने उत्पादन में वृद्धि करने के से प्राप्त होती है तथा बिना उत्पादन बढ़ाए प्राप्त नहीं हो सकती, जैसे तकनीकी वस्तुएं, प्रबंधकीय वस्तुएं, क्रय विक्रय संबंधी वस्तुएं। बाह्य वस्तुएं वे वस्तुएं जो किसी उद्योग या उद्योग के समूह में उत्पादन में वृद्धि होने के कारण सभी फर्मों अर्थात सभी उद्योगों को प्राप्त होती है। ये वस्तुएं किसी फर्म के आकार में वृद्धि करने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये वस्तुएं किसी फर्म की उस स्थिति से प्राप्त होती है जब दूसरी फर्म में अपना विस्तार करती है। उदाहरण के लिए स्थानीयकरण वस्तुएं, सूचना संबंधी वस्तुएं, गौण पदार्थों के उत्पादन संबंधी वस्तुएं। अगला प्रश्न है 10वां आपका, राष्ट्रीय आय को मापने के आविधिक संक्षेप में व्याख्या कीजिए। इसके लिए हमने बी सेट सी में ये प्रश्न किया था, वहाँ आप इसका उत्तर देख सकते हैं। उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। 2020 का सेट सी, उस वीडियो को इस प्रश्न के लिए देखिए। अंतिम भोग व्यय की गणना। अंतिम भोग व्यय से अभिप्राय है सभी घरेलू उपभोक्ताएं जैसे परिवारों, उपभोक्ताओं की सेवाओं में कार्यरत गैर लाभकारी संस्थाओं, सामान्य सरकार द्वारा टिकाऊ गैर टिकाऊ वस्तुओं का अपनी आवश्यकता अनुसार संतुष्टि के लिए प्रयोग करना या व्यय करना। अंतिम भोग व्यय की गणना कैसे की जाती है? इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित की गणना की जाती है। निजी अंतिम भोग व्यय, जिसमें निजी उपभोग व्यय में व्यय की गणना करने के लिए उपभोक्ताओं, परिवारों, निजी गैर लाभकारी संस्थाओं को दी जाने वाली अंतिम वस्तुओं की बिक्री की मात्राओं को फूटकर कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। इसमें निवासियों द्वारा विदेशों में की गई प्रत्यक्ष खरीद को भी जोड़ लिया जाता है तथा गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में की गई प्रत्यक्ष क्रय को घटा दिया जाता है। इस प्रकार से निजी अंतिम भोग व्यय का मूल्य प्राप्त होता है। अंतिम व्यय के संबंध में ध्यान रखने योग्य बात यह कि सब उपभोग उत्पादन या मालिकों द्वारा खुद काबिज मकानों का आरोपित किराया भी अंतिम भोग व्यय का ही अंग है। सरकारी अंतिम भोग व्यय, इसकी में निम्नलिखित मदों को जोड़ा जाता है। उद्यमों तथा सरकार द्वारा बेची गई वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दिया गया पारिश्रमिक और सरकार द्वारा विदेशों में की गई प्रत्यक्ष खरीद, इसको हम सरकारी अंतिम भोग व्यय में शामिल करते हैं। अपूर्ण रोजगार संतुलन की धारणा को रेखाचित्र की सहायता से समझाना है। आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द अंडर द एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ द सुटेबल डायग्राम। तो आय और रोजगार का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहाँ पर कुल मांग और पूर्ति
बराबर होते हैं। और संतुलन के निर्धारण में कुल मांग महत्वपूर्ण घटक है। कुल मांग उपभोग निवेश का योग है। संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार स्तर से कम हो सकता है जहाँ पर अल्प रोजगार होता है। अल्प रोजगार की स्थिति में उस समय उत्पन्न होती है जब अभावी अर्थात अस्फीति अंतराल हो। इसे हम रेखा चित्र द्वारा दिखा सकते हैं। आपका ये रेखा चित्र है, इसे क्लियर किया हुआ है। नीचे हमने राष्ट्रीय आय ली है, बराबर में हमने उपभोग, बचत और निवेश लिया हुआ है। एडी वक्र एफ बिंदु पर पूर्ण रोजगार संतुलित बिंदु है और यहाँ ई बिंदु पर अल्पकाल में संतुलन है। एफ बिंदु पर यहाँ लिखा हुआ है रेखा चित्र है पूर्ण रोजगार सत्र है जहाँ राष्ट्रीय आय OY होनी चाहिए, परंतु अभावी मांग के कारण राष्ट्रीय आय का वास्तविक संतुलन स्तर ई पर है जहाँ राष्ट्रीय आय OY है। और पूर्ण रोजगार संतुलन पहुंचने के लिए निवेश FG वृद्धि करनी होगी। इतनी और वृद्धि कर सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की दो त्रुटियां बताइए। वस्तुओं के साथ व्यापार करना जहां बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरी वस्तु के साथ विनिमय लेन देन किया जाता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जिस अर्थव्यवस्था में वस्तु विनिमय प्रणाली पाई जाती है उसे वस्तु अर्थव्यवस्था या CC इकोनॉमिक्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए 5 किलो चावल के बदले 1 किलोमीटर कपड़े का लेन देन। वस्तु विनिमय प्रणाली की त्रुटियां, मूल्य के मापन सामान्य मापदंड का अभाव होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली सामान्य इकाई का भाव होता है जिसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का माप किया जा सके। जैसे कि मीटर कपड़े के बदले में कितना अनाज देना चाहिए, एक मकान के बदले में कितना जमीन का टुकड़ा आता है, एक जोड़ी जूते के बदले में कितना दूध घी आना चाहिए। जानना असंभव न हो परंतु कठिन जरूर है। आवश्यकताओं को दौरे संयोग का भाव होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ विनिमय तभी संभव होता है जब दो व्यक्ति ऐसे आपस में विनिमय करें जिन्हें एक दूसरे की वस्तु की आवश्यकता हो। जैसे एक व्यक्ति के पास भैंस है और दूसरे उसे चने चाहिए, तो उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास चने हो और भैंस चने देकर भैंस लेना चाहता हो। इस प्रकार के दौरे संयोग की समस्या उत्पन्न होती है। नगद निधि अनुपात CCR और वैधानिक अनुपात SLR में क्या अंतर है? नगद रिजर्व बैंक अनुपात में प्रत्येक व्यावसायिक बैंक को कानूनी तौर पर अपने पास जमा राशियों का एक न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के पास नकदी के रूप में जमा कराना होता है। जो केंद्रीय बैंक के पास होता है उसे हम CCR बोलते हैं। और जो बैंक अपने पास और मुद्रास्फीति की स्थिति में केंद्रीय बैंक का अनुपात को बढ़ा और घटा सकती है। व्यावसायिक बैंकों की शाखा निर्माण क्षमता को उठा देता है, जबकि सर्वाधिक तरलता अनुपात में प्रत्येक व्यवसायिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात अपने पास भी तरल संपत्ति के रूप में रखना पड़ता है, जिसे SLR कहते हैं। यानी जो केंद्रीय बैंक के पास रिजर्व बैंक के पास रखता है उसे हम CCR बोलते हैं, जो अपने पास हिस्सा रखते हैं उसे SLR कहते हैं। अधिक मांग की स्थिति में केंद्रीय बैंक तरल अनुपात में वृद्धि कर देते हैं, जिसके कारण बैंक कम ऋण दे सकते हैं और शंका संकोचन होने पर मांग को नियंत्रित हो जाती है। प्रगतिशील और प्रतिगामी करों में अंतर बताइए। प्रगतिशील और प्रतिगामी कर। प्रगतिशील कर तथा प्रतिगामी कर में निम्नलिखित अंतर। नंबर 1, पहले हम प्रगतिशील की बात करते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रगतिशील कर वह है जिसकी दर आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। इस दर के अंतर्गत व्यक्ति की आय खंडों में बांटी जाती है। प्रत्येक खंड की दर की भिन्न भिन्न होती है, प्रत्येक खंड में के लिए बढ़ती जाती है। डाल्टन के अनुसार प्रगति करों की सहायता से करदाता की आय जितनी अधिक होती है उसे उतने ही अधिक अनुपात में कर लिया जाता है, जैसे आय कर। भारत में आय कर, इनकम टैक्स और संपत्ति कर प्रगतिशील करों के उदाहरण हैं। इसके प्रणाली में करों को प्रोग्रेसिव लाने के लिए कुछ न्यूनतम आय तक की छूट दे दी जाती है और बहुत ऊंची आय वालों को उनके आय का काफ़ी भाग आय कर के रूप में देना होता है। इन करों धनी व्यक्तियों पर अधिक वजन पड़ता है और निर्धन पर कम पड़ता है। प्रतिगामी का रिग्रेसिव टैक्स। इस कर प्रणाली में सभी करदाताओं को अपनी आय का एक समान अनुपात में कर के प्रदान करते हैं। सभी करदाताओं उनकी आय का एक निश्चित अनुपात के रूप में लिया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली में करों की दर आय बढ़ने के साथ कम होती जाती है। इसमें कम आय वाले व्यक्ति पर अधिक कर का भार पड़ता है और अधिक आय वालों पर कम दर से कर लगाया जाता है। इसलिए ये एक न्यायपूर्ण प्रणाली है। इसे वास्तविक भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक और धनी व्यक्तियों पर कम पड़ता है। भुगतान शेष और पूंजीगत खाते की मदें बताइए। भुगतान शेष के पूंजीगत खातों में निम्नलिखित मदें हैं। नंबर 1, निजी ऋण। देश के निजी क्षेत्र द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋण भुगतान संतुलन खाते में लेनदारी उनके द्वारा ऋण को देनदारी में गिना जाता है। बैंकिंग पूंजी का प्रभाव। बैंकिंग भुगतान शेष पूंजी खाते की मदें हैं।
मोमेंट ऑफ द बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग पूंजी का अंतर प्रवाह फ्लो है वो देश के लिए प्राप्ति पक्ष और बाह्य पक्ष आउटफ्लो के भुगतान में गिना जाता है, परंतु बैंकिंग पूंजी केंद्रीय बैंक में शामिल किया जाता है। सरकारी पूंजी का लेन देन, इसके अंतर निम्नलिखित मध्य आती हैं। ऋण, सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा विदेशों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित प्राप्त ऋण जमा खाते में और विदेशों को दिए गए ऋण के नाम दर्शाए जाते हैं। ऋणों का भुगतान, विदेशों द्वारा सरकारी ऋणों का भुगतान देश के लिए जमाबद्ध है, जबकि देश के द्वारा सरकारी ऋणों की वापसी नामबद्ध डेबिट आइटम है। कोष तथा मौद्रिक सोना, रिजर्व एवं मॉनेटरी गोल्ड, सरकारी विदेश मुद्रा का भंडार, केंद्रीय बैंक के स्वर्ण भंडार, सरकार के SDR कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्रय तथा ऐसे ही दूसरे पूंजी लेन देन से प्राप्त जमा पक्ष, इनसे संबंधित भुगतान नाम पक्ष में गिने जाते हैं। मिसलेनियस, उपरोक्त मदों के अतिरिक्त अन्य मदे भी सरकारी पूंजीगत प्राप्तियां, जिसमें केंद्रीय बैंक की प्राप्तियां भी शामिल है, जमा पक्ष में तथा ऐसे ही समस्त भुगतान नाम पक्ष में लिखे जाते हैं। स्वर्ण प्रवाह गोल्ड मोमेंट, जब एक देश का बैंक विदेशों में से सोने का क्रय करता है तो वह विदेशी विक्रेताओं को भुगतान करता है तो भुगतान संतुलन में देनदारी पक्ष है। इसके विपरीत यदि वह स्वर्ण के विक्रय करता है तो वह लेनदारी पक्ष को दर्शाता है। इसके बाद हमारा बड़े प्रश्न है, कैपिटल प्रश्न। मांग का नियम क्यों लागू किया जाता है, इसके लिए आप हमारी वीडियो 2020 का सेट ए देखें। मांग की कीमत लॉज का अनुपातिक विधि की व्याख्या करें, इसके लिए 2020 सेट सी देखें। और वही प्रश्न बार बार घूम के आ रहे, संतुलन कीमत क्या आती है या कैसे निर्धारित होती है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड हाउ इज द डिटरमिनेंट। इसके लिए हमारा पिछली वीडियो में प्रश्न आया था बी में। और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करें, इसके लिए प्रश्न पत्र जो हमने सेट करवाया था 2020 का ए सेट किए, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर देखें। और एकाधिकारी बाजार की मुख्य विशेषता, वैसे एकाधिकारी आपको नहीं आएगा, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एकाधिकारी प्रतियोगिता की मुख्य विशेषताओं को ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का प्रश्न पत्र ठीक लगा होगा और ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और सहयोगी होगा, उपयोगी होगा। धन्यवाद, थैंक यू।